हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रिलेशंस इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट्स, यानी इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, जो एसी सर्किट्स होते हैं उसमें इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है। लेट V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है इस V की वजह से वो है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट। ये फाइव हमने क्या लिया है, इस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है फाइव। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो फाइव 0 डिग्री हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव होगा तो प्लस 90 हो जाएगा, प्योर कैपेसिटिव होगा तो माइनस 90 डिग्री। तो उसी हिसाब से फाइव का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइव की वैल्यू लिया है जो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब नाउ इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस होता है उसमें स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं और जो कैपिटल लेटर होता है वो आरएमएस वैल्यू के लिए इंडिकेट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल, क्योंकि पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ से आप वोल्टेज और करंट का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो p इज इक्वल टू कितना आएगा, p इज इक्वल टू v की जगह वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, इस तरह से हमने वोल्टेज और करंट का वैल्यू पुट किया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल p इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2। तो ये बन रहा है, देखो p इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 और अंदर आ रहा है आपका 2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 साइन ए साइन टी का फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी ओमेगा टी प्लस 5 माइनस कोस ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा आपका ये हो जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2। ठीक है, और यहाँ से निकल के आपका आएगा ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। क्लियर है, तो वी एम आई एम बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 कोस 5 माइनस यहाँ लिख रहा हूँ वी एम आई एम बाई 2 और वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास दो टर्म आ रहा है। ठीक है, एक टर्म तो ये आ रहा है और दूसरा टर्म आ रहा है ये। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर का दो टर्म आपको देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वाला टर्म है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं आ रहा है और इसमें देखो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें इस टर्म का एवरेज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है उसका एवरेज एक बार पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो एवरेज कितना आएगा, 0। नाउ इट इज एविडेंट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेकंड टर्म इज 0। इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ रहा है और फ्रीक्वेंसी है तो ये एक बार पॉजिटिव होगा और सेम उतने टाइम के लिए फिर नेगेटिव होगा, तो कंप्लीट साइकिल के लिए इसका एवरेज कितना आएगा, 0। Thus the instantaneous power consists only the term 1/2 Vm Im cos phi which is the average power in the passive circuit। ठीक है, अगर इसका मैं एवरेज निकालता हूँ यानी P एवरेज इज इक्वल टू, तो P एवरेज कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ये वाला, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा एवरेज 1/2 Vm Im cos phi, है ना। इस इंस्टेंटेनियस पावर P का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, P एवरेज, और इसको हम डिनोट करते हैं और सिंपली कैपिटल P से। अगर कैपिटल P लिखा है तो उसका एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू Vm बाई √2 Im बाई √2 cos phi। इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Vm बाई √2 क्या होता है, RMS, और RMS को कैपिटल V इंटू RMS करंट कैपिटल I इंटू cos phi। तो P इज इक्वल टू VI cos phi। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर इन AC सर्किट्स। एवरेज पावर होता है इतना। ठीक है, अब अलग अलग हम सर्किट के लिए देखेंगे। पहला केस है अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यानी उस सर्किट में प्योर रजिस्टर कनेक्टेड है, तो उसके लिए फाई कितना होता है प्योर रजिस्टर के लिए, 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, तो फाई कितना होता है, 0 डिग्री। तो उस केस में P इज इक्वल टू कितना आएगा, cos 0 1 दैट इज V इंटू I। ठीक है, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में मैक्सिमम पावर होता है P इज इक्वल टू V इंटू I। दूसरा केस क्या हो सकता है, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के केस में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, दोनों प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर दोनों के केस में क्या होगा, दोनों के केस में क्या होगा, 90 डिग्री होगा, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा। ये कितना है, सपोज माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VI cos 90, और cos 90 होता है 0। यहाँ से ये क्लियर है कि जो प्योर इंडक्टर होता है उसमें एवरेज पावर जो हम निकालते हैं वो 0 होता है, यानी वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है, अब प्योर कैपेसिटर के लिए हम अगर बात करते हैं C के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा फाई इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री, और यहाँ से P इज इक्वल टू VI cos 90 दैट विल बी 0। तो यानी प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एवरेज पावर कितना होता है, 0। Thus, the average power consumed by the pure inductance or capacitance is always 0. The average power in an AC circuit is also known as, average power का और क्या क्या नाम होता है, एक होता है इसका रियल पावर और ट्रू पावर। ठीक है, एवरेज पावर और सिंपली पावर और रियल पावर, और the average power in an AC circuit is also termed as the true power, real power or active power or simply the power। एक और नाम क्या होता है इसका, और एक्टिव पावर। तो इसी के सारे नाम है, एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर और सिंपली द पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो पावर फैक्टर is defined as, it is the angle between, cosine of the angle between voltage and current। ठीक है, सपोज आपके पास ये वोल्टेज है और ये सपोज करंट है,
और इसके बीच एंगल जो है फाई है। तो पावर फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कोस फाई, यानी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकता है, आपने देखा अभी P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। तो जो कोस फाई आ रहा था वो क्या था, पावर फैक्टर। तो यहाँ से कोस फाई कितना होगा, P अपॉन वी आई, और P अपॉन वी आई को हम बोलते हैं एपरेंट पावर और टोटल पावर, कॉम्प्लेक्स पावर S। तो पावर फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द रेशो ऑफ एक्टिव पावर एंड ट्रू पावर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर, ट्रू पावर नहीं, एपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अलग अलग लोड के लिए हम देखेंगे हमारा पावर फैक्टर कितना होता है। सपोज आपके पास लोड है, यहाँ तो हम देखेंगे लोड किस तरह का है और उसका पावर फैक्टर किस तरह का है। तो सपोज पहला लोड है मेरे पास R, दूसरा है प्योर L, तीसरा है C, और चौथा है RL एंड RC। कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना, RC। इस तरह के मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन है। ये तो लोड्स है कि आपके पास कैसा कैसा लोड है, प्योर रेजिस्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर कैपेसिटिव लोड, RL लोड, RC लोड। तो पावर फैक्टर प्योर इसके लिए कितना होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होगा आर के लिए 0 डिग्री, तो कोस फाई होगा, यानी पावर फैक्टर इसके लिए कितना होगा 1, यानी यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, इसके लिए पावर फैक्टर कितना होगा, कोस 90 डिग्री यानी 0 डिग्री, पावर फैक्टर कितना आएगा 0। 90 डिग्री पे कितना आएगा, कोस 90 0 हो जाएगा, तो पावर फैक्टर इज 0। लेकिन 0 इसके लिए भी आएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे 0 लैगिंग, लैग करेगा। ठीक है, और इसके लिए कितना आएगा 0 लीड, 0 लीडिंग। RL के लिए कितना होगा लैगिंग, इसके लिए कितना होगा लीडिंग। इसके लिए भी वैल्यू कितना होगा कोस फाई, इसके लिए वैल्यू कितना होगा कोस फाई, इसके लिए वैल्यू होगा कोस 90 डिग्री, इसके लिए भी होगा कोस, क्योंकि प्लस माइनस जो फाई होता है कोस में दोनों पॉजिटिव हो जाता है। और इसके लिए कितना होगा कोस 0 डिग्री, अगर आपको निकालने वाली बात है तो कोस 0 होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट पावर। ठीक है, अभी तक हमने देखा एक्टिव पावर और एवरेज पावर और रियल पावर और ट्रू पावर और सिंपली पावर क्या होता है, दैट इज P इज इक्वल टू वी आई कोस फाई। एपरेंट पावर होता है बेसिकली इट इज़ द कॉम्प्लेक्स पावर, है ना। तो एपरेंट पावर इज डिनोटेड बाई S इज इक्वल टू वी आई। तो एपरेंट पावर इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट, S इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, S इज द सिंबल फॉर एपरेंट पावर। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो यहाँ से इसका यूनिट कैसे निकल के आएगा, V होता है वोल्ट और करंट होता है एम्पियर, तो यूनिट होता है इसका VA। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है दैट इज डिनोटेड बाय Q। तो Q इज इक्वल टू होता है वी आई साइन फाई। ठीक है, वेयर Q इज द रिएक्टिव पावर ऑफ AC सर्किट, V इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, साइन इज द साइन फंक्शन, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वार, VAR। तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। इसके अलग दूसरे नाम क्या क्या होते हैं रिएक्टिव पावर के, एक होता है इसका नाम वोल्टलेस पावर और क्वाड्रेचर पावर। रिएक्टिव पावर का दूसरा नाम क्या होता है वोल्टलेस पावर, यानी वोट जो होता है वो होता है एवरेज पावर और एक्टिव पावर, तो वोल्टलेस पावर और क्वाड्रेचर
क्वाड्रेचर पावर। ठीक है, ये इसके डिफरेंट नाम होते हैं। ओके, थैंक यू।